यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो बीए सेकेंड ईयर को जो हिस्ट्री का हम जो सेकेंड पार्ट जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें एक एक टॉपिक के बाद पढ़ते हुए हम आगे चल रहे हैं। और आज का हमारा एक नया टॉपिक सांप्रदायिकता। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सांप्रदायिकता क्या होती है, आखिर में किस रूप में हम सांप्रदायिकता को परिभाषित कर सकते हैं, सांप्रदायिकता की क्या क्या अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता का किस प्रकार से इस विश्व में विकास हुआ, उसका किस प्रकार से शुरुआत मानी जाती है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फैलती है उसके कुछ प्रमुख जो कारण होते हैं, उन कारणों को हम एक एक कारण का विस्तार से हम अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आज के अध्ययन बिंदु के साथ मैं दिनेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। सांप्रदायिकता का अर्थ, हम किस को सांप्रदायिकता कह सकते हैं, उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो आपसी मत, हमारा जो विचार जो होता है, भिन्नता को सम्मान देने के बजाय विरोधाभास का उत्पन्न होना। हमारा जो विचार जो होता है, हमारा जो मत जो होता है प्रत्येक व्यक्ति का, उस प्रत्येक व्यक्ति के मत को एक सम्मान देने के बजाय एक दूसरे का क्या करना, विरोध करना। क्या करना, विरोध करना। उससे ही सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना जिससे व्यक्ति किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करे। अन्य किसी धर्म के प्रति व्यक्ति अपना वक्तव्य, अपना विचार प्रकट करे, वही क्या कहलाती है, सांप्रदायिकता। हिंदू मुस्लिम की बात करना, एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के बारे में अपना विचार देना, उससे संबंधित कुछ ऐसी छूट-फूट बातें छेड़ना, उसी को हम सांप्रदायिकता की श्रेणी में रख सकते हैं। जब एक संप्रदाय के हित दूसरे संप्रदाय से टकराते हैं तो सांप्रदायिकता का उदय होता है। हम यूँ भी छोटे रूप में कह सकते हैं कि एक जो वर्ग विशेष जो होता है, उस वर्ग विशेष से संबंधित जो भी कल्याणकारी जो हित जो होता है, वहाँ अगर किसी दूसरे वर्ग विशेष से टकराता है तो उससे भी क्या होता है, सांप्रदायिकता का बीज बोना माना जाता है। यह एक उग्र विचारधारा है जिसमें दूसरे संप्रदाय की आलोचना की जाती है। इसमें एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को अपने विकास में बाधक मानता है। अपना जो विकास जो होता है, उस विकास को पूरी तरीके से अगर किसी भी प्रकार का अवरुद्ध होता है उस विकास में, तो उसका पूरा पूरा श्रेय दूसरे वर्ग या संप्रदाय को उसमें जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वास्तविक में जो सांप्रदायिकता जो होती है वह किस प्रकार से होती है। यानी हम एक सरल रूप में हम कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष को द्वारा दूसरे वर्ग विशेष या एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय की क्या करना, बुराई करना, उस समुदाय को अपने विकास के मार्ग में स्वयं के द्वारा बाधा मान लेना, इससे क्या होता है, ये सांप्रदायिकता का विकास सांप्रदायिकता का उदय माना जाता है। इससे ही सांप्रदायिकता का फैलना भी माना जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता की कुछ अवधारणाएं हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। हमने अभी इससे पहले ही पढ़ा, एक वर्ग के द्वारा किसी दूसरे वर्ग की क्या करना, आलोचना करना, उसकी बुराई करना, उससे क्या होता है, सांप्रदायिकता को हम सीधा परिभाषित कर सकते हैं। यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाती है। अक्सर हम देखते हैं इलेक्शंस में कि
सभी जो राजनीतिक जो दल होते हैं वह कहीं ना कहीं इस सांप्रदायिकता का सहारा अवश्य लेते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है और वह उद्देश्य कौन सा होता है? राजनीतिक सर्वोच्चता कायम करना। तो हम इसको प्रत्यक्ष रूप में भी हम इसका अनुभव ग्रहण करते हैं, और जिसमें सांप्रदायिकता विचारधारा के विशेष परिणाम के रूप में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती है। इलेक्शंस के माध्यम से हम देखते हैं जाति धर्म के नाम पर वोट बैंक इधर से इधर किया जाता है और अंत में क्या होता है? हिंसा का प्रयोग उस इलेक्शंस में हो जाता है। तो हम इसको प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में इसको हम देख सकते हैं और इस बात को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। सांप्रदायिकता में नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही पक्ष विद्यमान होते हैं। हमारी कुछ बुराई भी होती है और कुछ अच्छाई भी होती है। एक वर्ग विशेष के द्वारा किसी दूसरे वर्ग विशेष के प्रति कुछ बुरी बातों का भी अपने जो स्मृति होती है उसमें एक घर होता है, और कुछ अच्छी बातों के बारे में भी हम अपने आप में उस दूसरे वर्ग विशेष से हम ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि आखिर में सांप्रदायिकता का विकास कब कैसे हुआ। तो हम अगर प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में क्या था? जनपद जो होते थे उसमें लोग क्या करते थे? छोटे छोटे समूहों के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। उनमें क्या थी? एक एकता उससे प्रदर्शित भी होती थी और लोग एक दूसरे से संबंधित धर्म जाति इन सब बातों में कोई विशेष ध्यान नहीं देके एकजुट होकर किसी भी कार्य को करने में विश्वास करते थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो मुगल काल जो होता है उसमें भी हम देखते हैं अकबर के द्वारा दीन ए इलाही एक संप्रदाय की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विश्व में जितने भी धर्म हो उनसे संबंधित समान रूप से क्या करना? उनके बारे में किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव की स्थिति नहीं हो और वहाँ पर सभी धर्म के लोग अपने आस्था के अनुसार आ जा सकते हैं, पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। एक ऐसे धर्म एक ऐसे संप्रदाय की अकबर के द्वारा स्थापना की जाती है, दीन ए इलाही। उसके बाद हम देखते हैं कि जब मुग़ल सम्राट जो एक शक्तिशाली मुग़ल सम्राट के रूप में हम अंतिम मुग़ल सम्राट के रूप में संज्ञा देते हैं, उसको हम मानते हैं औरंगज़ेब। उस औरंगज़ेब ने एक कट्टर मुसलमान होने के नाते उसने भारत में कई सारी मूर्तियों को मंदिरों को तुड़वाया और उनके स्थान पर जो क्या कहते हैं अपने विभिन्न प्रकार के जो मकबरे जो थे उनका निर्माण करवाया और वहाँ से इस सांप्रदायिकता का हम धीरे धीरे करके उदय कह सकते हैं और वहाँ से इसका शुभारंभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू जो छोटे मोटे जो स्कूल्स वगैरह हुआ करते थे, जो मंदिर वगैरह हुआ करते थे, उनकी जगह उसने तोड़वा के और एक मुस्लिम सत्ता के अनुरूप इमारतों को ढालना उसने वहाँ से शुरू कर दिया। तो एक हिंदुओं का एक अपना यहाँ पर हम दे सकते हैं एक विचार रहता है कि क्यों आखिर में इस प्रकार की हिंदू मुस्लिम की बात वहाँ से ये उठ जाती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम में इस सांप्रदायिकता को इतना बढ़ा दिया जाता है, जिसको हम वर्तमान स्थिति में भी देख सकते हैं। उसके बाद मुगल जो वंश था वहाँ चलता रहा और जिस प्रकार से कमज़ोर मुगल वंश के शासक हुए उसके अनुसार वहाँ एक समय ऐसा आया जिससे विघटन हो गया, टूट गया पूरी तरह से। उसके बाद में भी छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहे ऐसे, लेकिन हम अगर विशेष तौर पर कह सके तो इसका स्वरूप हम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी
की जड़ों के साथ में हम स्पष्ट रूप से मान सकते हैं। भारत में सांप्रदायिकता के वर्तमान स्वरूप की जड़ें अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में स्थापित हुई। यह उपनिवेशवाद का प्रभाव तथा इसके खिलाफ उत्पन्न संघर्ष की आवश्यकता का प्रतिफल थी। अंग्रेजों ने पूरी तरीके से यहाँ पर सांप्रदायिकता के बीज अच्छी तरह से बो दिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हालांकि 1857 के विद्रोह के समय भी हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर सामने आए। हमने जो पिछली क्लासों में हमने देखा कि भारत में जो भी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो भी जन आंदोलन हुए, उसमें कहीं ना कहीं हमें इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हर जो प्रमुख जो जन आंदोलन हुआ उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एकजुट होकर उसमें आंदोलन करना उचित समझा और एकजुट होकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया था। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसमें भी क्या था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अपनी एकता दिखाई थी, इसको भी नहीं भूल सकते हैं। परंतु इसके बाद स्थितियों में परिवर्तन आया तथा अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से भारत में अपने हितों की पूर्ति की गई। उसको वहाँ तक भी समझ में आ गया कि इस प्रकार से इनको अलग करना, अलग थलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरीके से समझ गए थे कि यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ के जो लोग हैं, उसमें अगर किसी भी प्रकार की छूट अगर बात कर दी जाए, उसमें छोटी सी भी फूट डाल दी जाए, तो यहाँ के लोग इस प्रकार से हैं कि उनमें जो खाई होगी वहाँ बढ़ती जाएगी और उसका क्या करेंगे, हम अपने तरीके से हम क्या करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये एक नीति थी उसकी। और इससे क्या हुआ, फूट भारतीयों में डाल के अंग्रेजों ने अपने जो लाभ थे, अपने जो हित थे, उनकी पूर्ति उसने बहुत अच्छे तरीके से की। इसके लिए उनके द्वारा समय समय पर सांप्रदायिक कार्ड का प्रयोग किया गया। समय समय पर जब कुछ समय के अनुसार उसने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई, जिससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम में ये सांप्रदायिकता के बीज बढ़ते ही गए और जाते जाते भी इन्होंने बीज बो के ही गए। मुस्लिम लीग हम देखते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस प्रकार से यहाँ पूरी तरीके से जो बीज बोए थे वहाँ जाते जाते पूरा एक पौधा लगाकर ही चले गए यहाँ भारत से। तो इस प्रकार से हम विकास मान सकते हैं सांप्रदायिकता का। अब हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता किन किन कारणों से फैली या फैलती है, उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला राजनीतिक कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है सांप्रदायिकता को फैलाने का राजनीतिक कारण। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है कि अगर कहीं सांप्रदायिकता का जन्म होता है तो सबसे बेस्ट जगह यही है, यहाँ पर अच्छे तरीके से हम सांप्रदायिकता को समझ सकते हैं। इलेक्शंस में हम सभी प्रत्यक्ष रूप से इस बात का अनुभव भी करते हैं कि कहीं ना कहीं वर्ग विशेष, जाति, धर्म को कहीं ना कहीं इस इलेक्शंस के माध्यम से निशाना बनाया जाता है, जिसकी पूर्ति, जिसका नुकसान लोग अपने हितों के रूप में यहाँ पर देखते हैं और नुकसान भी होता है। ये सब हम देखते हैं और प्रत्यक्ष रूप से हमने अनुभव भी कर रखा है इलेक्शंस के माध्यम से, किस प्रकार से जो राजनीतिक जो पार्टियाँ जो होती है वहाँ अपने हितों की पूर्ति करने के लिए किस प्रकार से लोगों को आपस में एक इस प्रकार से धकेल देती है कि क्या होता है, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, लेकिन वहाँ लोग जो होते हैं वहाँ आपस में लड़ते रहते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक का सांप्रदायिकरण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा की तीव्रता को बढ़ाता है। क्या? देश में सांप्रदायिक हिंसा की तीव्रता को बढ़ाता है।
हम देखते हैं अच्छी तरीके से किस प्रकार से एक धर्म से संबंधित इतनी उस समय प्राचीन काल में बुराइयाँ हुआ करती थी। प्रत्येक धर्म की एक अपनी बुराई भी थी, एक अच्छाई भी थी, लेकिन यहाँ पर तो इस प्रकार की कंडीशंस हो गई थी कि किसी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया करना ही बेतुका थी। इस प्रकार की विचारधारा यहाँ पर बन गई थी। उसके बाद आर्थिक कारणों के रूप में हम देखते हैं विकास का असमान स्तर, ये भी एक सांप्रदायिकता का कारण माना जाता है, क्योंकि सभी जो विश्व की बात अगर हम छोड़ दें और भारत देश की बात करते हैं तो भारत में जितने भी वर्ग समुदाय हैं उनमें कहीं न कहीं विकास की भी असमानता पाई जाती है, जिसके एवज में लोग सांप्रदायिकता को फैलाने का कार्य करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। वर्ग विभाजन, वर्ग के आधार पर लोगों को इधर से इधर बांट देना, गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी है ही है और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बेरोजगारी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, आदि कारक सामान्य लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न करते हैं। इससे भी क्या होता है, इस सांप्रदायिकता का उदय माना जाता है। असुरक्षा की भावना के चलते लोगों का सरकार पर विश्वास कम हो जाता है। हम आज देखते हैं कि कितने प्रकार से क्राइम्स होते हैं। एक सामान्य जो व्यक्ति जो होता है किसी क्राइम में अगर उस दलदल में फंस जाता है तो वहाँ उससे निजात पाने के उद्देश्य से वहाँ अपने स्तर से उस जो क्राइम जो होता है उससे निजात पाने के लिए वहाँ न्यायिक प्रक्रिया में अपने आप को सक्रिय करने की कोशिश करता है। लेकिन किस प्रकार से उसको उस न्यायिक जो प्रक्रिया होती है उसमें किस प्रकार से घसीट दिया जाता है, सरकार और उसके जो कार्य होते हैं उनका क्या असर पड़ता है उस व्यक्ति पर, जिससे क्या होता है उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, सरकार से विश्वास ही उठ जाता है। ये भी बात हम प्रत्यक्ष रूप से हम अपने जीवन में इसको हम देखते हैं, सुनते हैं और भुगत भी चुके हैं या भुगत सकते हैं। इन बातों के बारे में हम कोई अनछुए नहीं रहे हैं, इनको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का एक जो भरोसा होता है अपनी गवर्नमेंट पर, वहाँ भरोसा अगर हट जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। परिणाम स्वरूप अपनी ज़रूरतों हितों को पूरा करने के लिए लोगों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों जिनका गठन सांप्रदायिक आधार पर हुआ है, और क्या करते हैं लोग अंतिम में अगर अपनी गवर्नमेंट से अगर उनका भरोसा उठ जाता है फिर वो क्या करते हैं, किसी न किसी राजनीतिक जो दल बने हुए हैं, और राजनीतिक दल भी किस प्रकार के सांप्रदायिकता के आधार पर किस प्रकार से बने हुए हैं, उनका किसी न किसी रूप में क्या कर देना, अपना समर्थन कर दिया जाता है, अपना सपोर्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ व्यक्ति गवर्नमेंट और उस राजनीतिक दल दोनों तरफ से अगर अलग थलग हो जाएगा तो फिर उसके जो कार्य होंगे उनकी भरपाई नहीं कर पाएगा वो, तो दोनों में से एक को चुनता है। अगर गवर्नमेंट पर उसका भरोसा उठ जाता है फिर वो क्या करता है, उस राजनीतिक दलों की शरण में चला जाता है। आगे प्रशासनिक कारण भी कुछ होते हैं, किस प्रकार से पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बीच समन्वय की कमी, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से हम अपने जो हमारी जो दैनिक जो जीवन क्रियाएं जो होती है उनमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से हम देखते हैं। इसको देखने के लिए हमें कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको हम अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के क्षेत्र में ही इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
कभी कभी पुलिस कर्मियों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त न होना, पुलिस ज्यादती आदि भी सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले कारकों में शामिल होते हैं। झूठ क्या है, सच क्या है, इस बात को जानने बिना ही किस प्रकार से पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती है, इन सब के बारे में लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। इन बातों को लेकर व्यक्ति किसी भी प्रकार का उससे रिलेटेड अगर कोई मैटर जो होता है उसमें भी वहाँ इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि पुलिस कितनी ईमानदारी से कार्य करती है, उसकी ईमानदारी पर किस प्रकार से लोगों को भरोसा है, ये तो उनके कार्यों से ही पता लग जाता है। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, उसकी जो ज्यादती होती है, उसकी जो कार्य करने की जो शैली होती है, उससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होती है। इत्यादि भी सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले कारकों में शामिल होते हैं। ये भी बहुत अच्छा कारण माना जाता है सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला। इसके बाद मनोवैज्ञानिक कारण, कुछ ऐसे कारण भी हैं जिससे एक मनोविज्ञान के रूप में भी मान सकते हैं। दो समुदाय के बीच विश्वास, दो वर्ग हैं उनके बीच में विश्वास और आपसी समझ की कमी, या एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न आदि के कारण उनमें भय, शंका और खतरे की भावना पैदा हो जाती है। कभी कभी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से भी एक गलतफहमी हो जाती है, जिसका खामियाजा हमें इस सांप्रदायिकता के रूप में भुगतना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इस मनोवैज्ञानिक भय के कारण लोगों के बीच विवाद, एक दूसरे के प्रति नफरत, क्रोध और भय का माहौल पैदा हो जाता है, जिनको मिटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, मीडिया संबंधी कारण। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनको जो हम कह सकते हैं वर्तमान समय में मीडिया के रूप में फैलते हैं। मीडिया द्वारा अक्सर सनसनीखेज आरोप लगाना तथा अफवाह को समाचार के रूप में प्रसारित करना। सोशल मीडिया का आजकल इतना जोरों शोरों से इतना उपयोग होता है कि किसी भी फेक न्यूज़ को आजकल एक आम बात हो गई है वायरल करना, जिससे भी क्या होता है, इस सांप्रदायिकता के बीज बोए जाते हैं। आजकल इतने सोशल साइट्स का उपयोग किया जाता है व्यक्ति के द्वारा, इतनी फैक्ट्स जो होती है न्यूज़, उनके बारे में लोगों में वायरल करना, किस प्रकार से लोगों के या राजनीतिक जो दल होते हैं उनका किस प्रकार से उपहास करना, ये एक सामान्य सी बात होगी। इससे भी क्या होता है, ये सांप्रदायिकता फैलती है। इसका परिणाम कभी कभी प्रतिद्वंदी धार्मिक समूहों के बीच तनाव और दंगों के रूप में देखने को मिलता है। वहीं सोशल मीडिया भी देश के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिक तनाव या दंगों से संबंधित संदेश को फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। ये भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से आज इतने सोशल साइट्स बनी हुई है, जिसके माध्यम से व्यक्ति आजकल किसी भी प्रकार का क्राइम जो होता है, दंगे जो होते हैं, तनाव जो होता है, लोगों में वायरल करना एक आम बात हो गई। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है सांप्रदायिकता को फैलाने। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता होती है, उसका क्या अर्थ होता है वास्तविकता, उसके किस प्रकार से विकास हुआ वर्तमान परिस्थिति तक, उसके कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे सांप्रदायिकता फैलती है, इन सभी बातों का हमने आज जिक्र किया। मिलेंगे फिर एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।